students, I hope that you all are doing great and this is part 2 video for our MPSC 007 एग्जाम प्रिपरेशन वीडियो हमारा बाइलिंगुअल रहने वाला है। तो आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट है वीडियो को पूरा एंड तक देखना। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उन्हें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और अगर आपने अपने MPSC 7 और 8 के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो गेस्ट पेपर है उसे अभी तक परचेज नहीं किया है तो मेरी स्क्रीन पे दिए हुए इस नंबर पे जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हो। जो हमारा गेस्ट पेपर है उसके अंदर आपको अराउंड 20 क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स मिल जाएंगे। उसके साथ साथ जो भी मैं लाइव क्लासेस लेकर आऊंगी उनके PDF भी आपको वहां पे मिल जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। 3 क्वेश्चन हमने पहले ही कवर कर लिए थे। यहाँ पे आपको इंडिया के अंदर जो कास्ट बेस्ड मूवमेंट है उनके बारे में बताना है, यानी कि जाति आधारित जो आंदोलन है इंडिया में वो क्या है उनका पूरा हम वर्णन करेंगे। तो कास्ट बेस्ड जो मूवमेंट होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, आपके सोशल स्ट्रगल्स होते हैं जो कि मार्जिनलाइज जो कम्युनिटीज हैं उनके द्वारा शुरू किए जाते हैं। जाति के नाम पे जहां पर भी भेदभाव देखने के लिए मिलता है, छुआछूत, सामाजिक बहिष्कार, अपर कास्ट अगर उसका कहीं वर्चस्व होता है तो ये सारी चीजें वहां पे देखी जाती हैं। तो भारत में जाति आधारित आंदोलन सामाजिक समानता, असमानता, छुआछूत, सामाजिक बहिष्कार तथा उच्च जातियों के वर्चस्व के विरुद्ध शोषित एवं वंचित वर्गों द्वारा चलाए गए संघर्ष थे। ठीक है, क्या थे दोस्तों, ये संघर्ष थे जो आपके शोषित जो वर्ग हैं और जो आपके वंचित वर्ग हैं उनके द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है, तो उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि उन्हें भी समाज में सबके समान न्याय यानी कि सोशल जस्टिस मिले, इक्वालिटी मिले, सेल्फ रिस्पेक्ट मिले। तो जाति के आधार पर जिन भी लोगों के साथ पहले के समय में ऑपरेशन हुआ है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, वो लोग इन आंदोलनों को शुरू करते हैं। ये जो मूवमेंट्स हैं इन्हें हम दलित यानी कि लोअर कास्ट के मूवमेंट और OBC मूवमेंट यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट के मूवमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। तो आजादी के पहले वाले जो हमारे मूवमेंट है, ब्रिटिश पीरियड में हम क्या देखते हैं कि एजुकेशन फैलती है, मॉडर्न आइडियाज जब लोगों तक जाते हैं तो वहां पे लोग अपने ये जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, ब्राह्मणों का डोमिनेंस है, इस चीज को समझने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि 1873 में ज्योतिराव फुले के द्वारा यहाँ पे सत्यशोधक समाज की स्थापना होती है जो कि शूद्र और अतिशूद्र कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं, कास्ट ऑपरेशन के खिलाफ काम करते हैं। ठीक है, फिर आपका SNDP मूवमेंट आता है जिसके अंदर श्री नारायण गुरु के द्वारा वो शुरू होता है, जिसमें वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ह्यूमैनिटी का जो नारा है वो दिया जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि हमें इन मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करना है तो पहले हमें वो वाले मूवमेंट बताने पड़ेंगे जो आजादी से पहले के हैं, जिसमें आपने सत्यशोधक समाज, SNDP मूवमेंट, फिर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो कि EV रामास्वामी पेरियार के द्वारा चलाया गया था, जो कि ब्राह्मण्स के डोमिनेंस के खिलाफ था। हाईली वो क्रिटिसाइज करते थे ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को, और जितने भी नॉन ब्राह्मण कम्युनिटीज है ना उनके आत्मसम्मान के लिए आंदोलन था, उनकी डिग्निटी, इक्वालिटी, राइट्स के लिए आंदोलन था। BR अम्बेडकर ने चलाया दलित्स के लिए ताकि दलित्स को सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स दिए जा सकें। लीड द महद सत्याग्रह फॉर द एक्सेस टू पब्लिक वाटर सोर्सेज एंड एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन सच एज बहिष्कृत हितकर्मी सभा। तो ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने बनाई। तो BR अम्बेडकर का नाम आपको जरूर बताना है, EV रामास्वामी पेरियार हो गए आपके, श्री नारायण गुरु और ज्योतिराव फुले, ये 4 के बारे में आप जरूर डिस्क्राइब करके आएंगे अपने आंसर के अंदर। एंड आजादी के बाद भी हमें कास्ट बेस्ड मूवमेंट देखने के लिए मिलते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए होते हैं। ठीक है, किस किस चीज के लिए उनके क्या मुद्दे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, सिक्योरिंग रिजर्वेशन एंड गेनिंग पॉलिटिकल पावर। तो यहाँ पे आपका आता है दलित पैंथर्स का जो मूवमेंट है, जिसमें आप देखते हो महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत होती है और ये दलितों पर जो अत्याचार हो रहा था, ठीक है, जो दलित थे उनके खिलाफ जो एट्रोसिटीज थी उसको लेकर था, और जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसको चैलेंज करने से जुड़ा हुआ था। फिर मंडल मूवमेंट जो कि OBCs के मोबिलाइजेशन के लिए बना था। यहाँ पे मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन थी कि OBC जो है उन्हें 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, जिसने पूरे देश में डिबेट्स, प्रोटेस्ट की जो है शुरुआत कर दी थी। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हम देखते हैं जैसे कि कंसी राम जो है उन्होंने आपका बहुजन समाज पार्टी बनाया लेटर ऑन, और जो आपके वंचित वर्ग थे उनका प्रतिनिधित्व किया। मेजर इश्यूज और डिमांड्स हम क्या देखते हैं, कास्ट बेस्ड मूवमेंट के जो मुख्य मुद्दे होते हैं, पहला वो लोग समानता और गरिमा की डिमांड करते हैं, यानी कि छुआछूत, जातिगत भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार, इसके अंत की बात करते हैं।
जो रिसोर्सेज होते हैं उनके ऊपर राइट्स की डिमांड करते हैं, लैंड रिफॉर्म्स, ओनरशिप के राइट्स, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को आगे बढ़ाना, उनको स्वामित्व दिलाना, उसकी बात होती है। रिजर्वेशन और इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात होती है, और ये लोग डिमांड करते हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का, यानी कि गवर्नेंस में इनको मोर एंड मोर पार्टिसिपेशन चाहिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए ये लोग काम करते हैं। ठीक है, देन यू हैव टू राइट द कंक्लूजन ओवरऑल द फाइनल की जो कास्ट बेस्ड मूवमेंट है उनका रोल सेंचुरीज ओल्ड है ना, समाज में जो मतलब सेंचुरीज ओल्ड सोशल इनइक्वालिटीज थी और जो डेमोक्रेसी थी उसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने काम किया, इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए काम किया, सोशल जस्टिस इक्वालिटी को लेकर आने के लिए काम किया। और आज के समय में कास्ट का जो सेंसस है, रिजर्वेशन और सोशल रिप्रेजेंटेशन, इन मूवमेंट मतलब कास्ट वाले मूवमेंट हमें आज के समय में भी देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है ना, तो अब आपको अगले क्वेश्चन पर जाना है जहाँ पे आपको रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी को डिस्क्राइब करना है। आरएमटी जो कि एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है सोशल मूवमेंट की, ये कहती है कि सोशल मूवमेंट मेयरली ग्रीवेंसेज और डिससेटिस्फेक्शन के कारण नहीं आते हैं, कि मतलब आप किसी से नाराज हो, असंतोष या शिकायत की वजह से नहीं आते हैं, लेकिन उसका जो एक सबसे बड़ा कारण होता है वो ये होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर लेते हैं। रिसोर्सेज में आपका मनी, लीडरशिप, स्किल, नेटवर्क, मीडिया सपोर्ट, ये सब आता है। तो ध्यान से सुनना है कि ये सिद्धांत हमें क्या बताता है। यह सिद्धांत बताता है कि सामाजिक आंदोलन केवल असंतोष या शिकायतों के कारण नहीं उभरते, बल्कि तब सफल होते हैं जब लोग धन, नेतृत्व, कौशल, संगठन, नेटवर्क और मीडिया जैसे संसाधनों को प्रभावी ढंग से संगठित और उपयोग कर पाते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी कहती है कि किसी भी सोशल मूवमेंट का जो सक्सेस है वो डिपेंड करेगा कि वो लोग किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई सोशल मूवमेंट चला रही हूँ तो कैसे मैं जो भी मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका यूज कर पा रही हूँ। ठीक है ना, तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी सामाजिक आंदोलन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह उपलब्ध संसाधनों को कितनी प्रभावी ढंग से प्राप्त, संगठित और उपयोग कर सकता है। यह सामाजिक आंदोलनों को भावनात्मक प्रतिक्रिया के बजाय एक संगठित और तर्कसंगत प्रयास के रूप में देखता है। अब यहाँ पे कौन कौन लोग हैं जिन्होंने इस थ्योरी में अपना नाम दिया? जॉन डी, एमसी कार्ती एंड मेयर एंड जाल, ये कंसिडर किया जाता है इस रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी के मेन प्रोपोनेंट्स के रूप में, प्रवर्तक के रूप में। और इन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन और रिसोर्सेज का जो इम्पोर्टेंस है किसी भी सोशल मूवमेंट में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात की है। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी में सबसे ज्यादा होते हैं आपके रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट। रिसोर्सेज में आ जाता है आपका मनी, मैन पावर, नॉलेज, टेक्नोलॉजी। फिर होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, अगर आपको सोशल मूवमेंट करना है तो पहले तो आप पे रिसोर्सेज होने चाहिए, दूसरा आपका संगठन होना चाहिए, मतलब कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज अच्छे से हों, अपने गोल्स को वो एफिशिएंटली अचीव कर सकें, और फिर आपके लीडर्स जो हैं वो सपोर्टर्स को मोबिलाइज करें, फंड्स को रेस करें, स्ट्रेटजीज को प्रिपेयर करें। ये होता है आपका। तो सोशल नेटवर्क, एसोसिएशन, कम्युनिटी सपोर्ट, ये सब जो है किसी भी मूवमेंट में काम आता है। तो समझ रहे हो कि किसी भी मूवमेंट के अंदर ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि कौन कौन से वेरियस रिसोर्सेज हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो एक तो आपके वैसे वाले संसाधन हो गए जिसमें आपका मनी, मैन पावर, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, ये सब आता है। फिर आपका संगठन हो गया, फिर आपके लीडर्स हो गए, क्योंकि लीडर का ही काम है कि वो लोगों को सपोर्टर्स को मोबिलाइज करेगा, फंड्स को रेस करेगा, स्ट्रेटजीज को बनाएगा। फिर आपका जो नेटवर्क है वो किस तरीके का है, ठीक है, कम्युनिटी सपोर्ट है या नहीं है, और एसोसिएशंस वगैरह, इन चीज़ों की बात होती है। फिर बाहरी समर्थन की बात होती है, कई सारे ऐसे एनजीओ होते हैं जिनको बाहरी समर्थन प्राप्त होता है। तो ये जो थ्योरी है इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसने एक चीज़ को एक्सप्लेन किया, एक बहुत बड़ा सवाल, कि क्यों कुछ मूवमेंट फेल हो जाते हैं और क्यों कुछ मूवमेंट सफल हो जाते हैं। तो ये हाईलाइट करता है किसी भी मूवमेंट के अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप की इम्पोर्टेंस को। ये समझने में मदद करता है आज के समय के सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट को। आज के समय में अगर हम इंडियन फार्मर मूवमेंट की बात करते हैं, जो कि नेशन वाइड उसने सपोर्ट गेन किया था, बिकॉज गाइस उनके पास फाइनेंशियल वो लोग काफी स्ट्रांग थे, सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा कैंपेन्स जो है सोशल मीडिया ने उनकी हेल्प की थी, और उनकी लीडरशिप जो है वो नेतृत्व बहुत अच्छा था, इस वजह से ये मूवमेंट आपका सफल हुआ था। ऐसे ही यूएसए में जो सिविल राइट मूवमेंट है वो भी इसलिए काम कर पाया था बिकॉज वहाँ पे लीडरशिप, फंडिंग था, चर्चेज, इन सब ने उनकी हेल्प की थी। ठीक है, देन यू हैव टू राइट द क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी। तो पहला जो इसका क्रिटिसिज्म है वो ये है कि केवल रिसोर्सेज ही काफी नहीं होते। कभी कभी अगर मैं बात करती हूँ अपने आजादी से पहले के आंदोलनों की, तो वहां पे लोगों के इमोशन,
उनकी आइडियोलॉजी और ग्रीवेंसेस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, भले ही उनका ऑर्गेनाइजेशन इतना स्ट्रांग नहीं होता था। तो ये इस चीज को लेकर हम इस सिद्धांत को क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि ये इमोशंस को निग्लेक्ट करता है, केवल ये रिसोर्सेज पे फोकस करता है, ऑर्गेनाइजेशन पे ज्यादा बल दे दिया है, जबकि जरूरी नहीं होता कि कोई संगठन हो। समटाइम्स बिना ऑर्गेनाइजेशन के भी मूवमेंट का सक्सेस देखा गया है, और सोशल चेंज के बारे में इसने लिमिटेड एक्सप्लेन किया है। तो ये सामाजिक आंदोलन के सांस्कृतिक और वैचारिक पहलुओं की पूर्ण जो व्याख्या है वो नहीं कर पाता। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो थ्योरी है दोस्तों, वो एम्फेसाइज करती है किसी भी जो मूवमेंट की सक्सेस है वो केवल ग्रीवेंसेस पे नहीं रहती, बल्कि इफेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे भी काम करती है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरी है मॉडर्न सोशल मूवमेंट को समझने के लिए। देन यू हैव टू राइट अबाउट द एथनिक मूवमेंट। एथनिक मूवमेंट आपके क्या होते हैं? ये कलेक्टिव एक्शंस होते हैं जो किसी भी कम्युनिटी के द्वारा उठाए जाते हैं, ठीक है ना। एथनिक मूवमेंट गाइस क्या होते हैं? जो जिसमें कोई भी जो कम्युनिटी है वो अपनी लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, रेस, ट्राइब, उस सब के आधार पर, ठीक है, क्या करते हैं? लोगों को एकजुट करते हैं। मतलब कि अगर उनकी कॉमन लैंग्वेज है, उनका कॉमन कल्चर है, रिलीजन कॉमन है, तो उस आधार पर करते हैं। नाउ ये जो मूवमेंट है जनरली उधर शुरू होते हैं जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल डिप्राइव्ड फील करते हैं, डिस्क्रिमिनेटेड फील करते हैं और पॉलिटिकली मार्जिनलाइज्ड फील करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना है, जातीय आंदोलन एक सामूहिक आंदोलन है जो समान भाषा, संस्कृति, धर्म, जनजातीय पहचान, नस्ल या वंश से जुड़े समुदायों द्वारा अपने अधिकारों, पहचान और हितों की रक्षा के लिए चलाए जाते हैं, ठीक है। अपने अधिकारों, अपनी पहचान और हितों की रक्षा तथा संवर्धन के लिए चलाए जाते हैं। ये आंदोलन तब उभरते हैं जब कोई समूह स्वयं को क्या करता है? उपेक्षित फील करता है, यानी कि डिप्राइव्ड फील करता है। उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है, ठीक है, और वो हाशिए पर महसूस करता है, तब चलाए जाते हैं। तो एथनिक मूवमेंट गाइज जो जनरली ये रिकॉग्निशन के लिए होते हैं, कल्चर के प्रिजर्वेशन के लिए होते हैं, पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका। तो वेरियस जो चीजें हैं, वेरियस कारण हैं जिनकी ये लोग मांग करते हैं। मेजर फीचर्स की हम बात करेंगे तो मेंबर्स जो हैं किसी भी एथनिक ग्रुप के, उनकी कॉमन लैंग्वेज है, कल्चर होता है, रिलीजन होता है। तो जाति समूह सदस्य समान भाषा, संस्कृति, धर्म, इतिहास इससे जुड़े हुए होते हैं। और ये जो मूवमेंट है ये रिकॉग्निशन और प्रोटेक्शन की डिमांड करते हैं, पहचान की मांग करते हैं। और एथनिक जो ग्रुप्स हैं वो ग्रेटर पार्टिसिपेशन की डिमांड करते हैं। तो इनकी क्या क्या डिमांड्स होती हैं? देखो, एक तो सामूहिक पहचान, दूसरा अपना जो मूवमेंट है वो अपनी एथनिक आइडेंटिटी का प्रोटेक्शन हो गया, संरक्षण की मांग हो गई, और अधिकारों की मांग हो गई इनके द्वारा। और कई सारे जो मूवमेंट है वो किसी एक रीजन में होते हैं तो उसका कुछ क्षेत्रीय आधार होता है, अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए लोग करते हैं। और क्यों ये लोग करते हैं, उसके पीछे के जो कारण होते हैं वो क्या होते हैं? क्योंकि इनको उपेक्षित फील करवाया जाता है, इन्हें डर होता है कि कहीं इनका भाषा, इनका जो परंपरा है वो लॉस्ट ना हो जाए। और एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन अगर इन्हें नहीं मिल पाता, समाज में असमानता है, क्षेत्रीय असंतुलन है, तो कई सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ये जो मूवमेंट है इनकी शुरुआत हो जाती है। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे तो नागा मूवमेंट जो था, जहाँ पे नागा आइडेंटिटी के लिए वो लोग ऑटोनॉमी एंड प्रोटेक्शन की मांग कर रहे थे। असम मूवमेंट जो माइग्रेशन के खिलाफ था, असामीज आइडेंटिटी को प्रोटेक्शन के लिए था। आपका बोडोलैंड मूवमेंट जहाँ पे सेपरेट होमलैंड की डिमांड हो रही थी बोडो कम्युनिटी के द्वारा। गोरखालैंड आपका मूवमेंट है जहाँ पे सेपरेट स्टेट की बात हो रही थी। वो गोरखास जो नेपाली स्पीक करते हैं वेस्ट बंगाल में, वो अपने सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे थे। झारखंड आंदोलन हो गया आपका, जहाँ पे आदिवासी समुदायों ने अपनी आर्थिक पहचान की रक्षा हेतु अलग राज्य की मांग की थी। तो एथनिक मूवमेंट के गाइस देखो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि ये प्रिजर्वेशन में काम करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है डेमोक्रेसी की, और उसके अलावा नए स्टेट्स का क्रिएशन हो जाता है, ऑटोनॉमस काउंसिल्स बनती हैं। बट नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि वायलेंस हमें कहीं कहीं पे देखने के लिए मिलता है, और नेशन के इंटीग्रेशन के लिए बहुत बड़ा ये खतरा है। समटाइम्स इसकी वजह से जो अलगाववादी चीजें हैं ना वो देश में बढ़ जाती हैं। तो ओवरऑल हम ये चीज समझ चुके हैं कि जो एथनिक मूवमेंट होते हैं वो काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। किसी भी देश के अंदर जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं उनको इक्वालिटी दिलाने के लिए, उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है।
बट उसकी कुछ नेगेटिव भी चीज़ें हैं। बट ओवरऑल हम क्या देखते हैं कि ये लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, विविधता यानी कि डाइवर्सिटी, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, उसको मजबूत करते हैं, किंतु राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए उनकी मांगों का समाधान संवाद, संवैधानिक उपायों और समावेशी विकास के माध्यम से किया जाना चाहिए। सो यहाँ पे जो है हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं इसका पार्ट 3 भी लेकर आऊंगी और उसके अलावा 2 रिवीजन क्लास मैं लेकर आऊंगी अपने लाइव चैनल पे। तो आपको हमारी जो भी क्लासेस चल रही हैं उन सभी को ज़रूर देखना है। जब तक आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, ये पार्ट वाले जो वीडियोस हैं इनमें से नोट्स बना लो, पार्ट 1 2 3 के नोट्स आप बना लेना। एंड देन जब रिवीजन क्लास आएगी तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी, तो वहाँ पे आप सिर्फ पॉइंटर्स को लिख सकते हो। इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छे से तैयारी करो। अब आपके थोड़े बहुत ही एग्जाम्स बाकी हैं सेकेंड ईयर के, तो आपको कोशिश करनी है कि आप उन्हें भी बहुत अच्छे तरीके से कर कराओ, जिस तरीके से आपने अपने आगे के एग्जाम्स को भी किया है।